हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नॉट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है। ऑप्शन ए कॉजर क्लैंप, ऑप्शन बी मायोमेक्टोमी क्लैंप, ऑप्शन सी बैबकॉक फॉर्सेप, ऑप्शन डी एलिस फॉर्सेप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। हमें यहाँ पर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसका नाम है मायोमेक्टोमी क्लैंप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा हमारा, विच एमंग द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट रिफ्लेक्ट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करेक्टली। कौन सा ऐसा ब्लड टेस्ट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। ऑप्शन ए एचबी लेवल, ऑप्शन बी एमसीएच, ऑप्शन सी एमसीएचसी, ऑप्शन डी ईएसआर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एमसीएच। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ई एचबी लेवल की, एचबी लेवल जो होता है वो एनीमिया के अंदर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन यह कौन से टाइप का एनीमिया है उसके लिए नॉन स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है हमारा एमसीएच, जो कि राइट आंसर है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में एमसीएच जो होता है वो डिक्रीज होता है। यह हाईली स्पेसिफिक और यूजफुल डायग्नोसिस है फॉर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर हम बात करते हैं एमसीएच की फुल फॉर्म की, तो वो होती है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया एमसीएचसी, यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। अगर हम बात करें एमसीएचसी की, तो यह भी आयरन डेफिशिएंसी के केस में डिक्रीज होती है, लेकिन यह लेस सेंसिटिव और लेस स्पेसिफिक है एज कंपैरिजन टू एमसीएच के कंपैरिजन में। लास्ट आप देखेंगे ईएसआर, यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यह एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है इन्फ्लामेशन का। यह आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस के अंदर रिलायबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो पूछा गया है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए, तो वो रहेगा हमारा एमसीएच, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट हैज कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्टेड इनटू द ब्रेकियल आर्टरी सो दैट a cerebral angiogram can be performed. What nursing assessment is most essential immediately after the procedure? यहाँ पर हमें परफॉर्म करना है सेरिब्रल एंजियोग्राम, जिसके लिए ब्रेकियल आर्टरी को यूज में लिया है और मीडियम को इंजेक्ट किया है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि आफ्टर द प्रोसीजर इमीडिएटली हमारा कौन सा नर्सिंग असेसमेंट है जो कि मोस्ट इसेंशियल रहेगा। ऑप्शन ए स्टेबिलिटी ऑफ गेट, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ ए गैग रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर इन बोथ आर्म्स, ऑप्शन डी सिमेट्री ऑफ द रेडियल पल्सेस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सिमेट्री ऑफ द रेडियल पल्सेस। कॉन्ट्रास्ट मीडियम को इंजेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो साइट यूज में ली गई है वो है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी को यहाँ पर पंक्चर किया है, जिसमें चांसेस है कि आर्टेरियल स्पाज्म या फिर थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो डिस्टल साइट है वहां पर ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, बाइलेटरल रेडियल पल्स जो है उसे चेक करना है, क्योंकि यह हमें जो सर्कुलेशन का स्टेटस है उसे डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सिमेट्री ऑफ द रेडियल पल्सेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर ए रीनल ट्रांसप्लांट द रिजेक्शन दैट अकर्स विद इन मिनट इज कॉल्ड ए। रीनल ट्रांसप्लांट के बाद में जो हमारा रिजेक्शन है वो विद इन मिनट्स हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रॉनिक रिजेक्शन, ऑप्शन बी एक्यूट रिजेक्शन, ऑप्शन सी सम एक्यूट रिजेक्शन, ऑप्शन डी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए क्रॉनिक रिजेक्शन की, क्रॉनिक रिजेक्शन का टाइम ऑफ ऑनसेट होता है मंथ्स टू ईयर आफ्टर ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक्यूट रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन का टाइम ऑफ ऑनसेट होता है यूजुअली विद इन डेज टू वीक्स। उसके बाद ऑप्शन सी हम देखने वाले हैं सब एक्यूट। सब एक्यूट को हम एक्यूट या क्रॉनिक के बीच के रिजेक्शन को मान सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सब एक्यूट रिजेक्शन है वो एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है। राइट आंसर जो कि हमारा ऑप्शन डी है, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट विद इन मिनट्स टू आवर्स होता है। यहाँ पर हमें पूछा गया है विद इन मिनट्स, तो राइट आंसर हमारा हाइपर एक्यूट रिजेक्शन रहेगा। हमारा while applying eye ointment, the nurse should place the ointment in which part of the eye? जब हम आई ऑइंटमेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो नर्स को वह ऑइंटमेंट कौन से पार्ट ऑफ द आई पर अप्लाई करना चाहिए। ऑप्शन ए आउटर कैंथस, ऑप्शन बी अपर कंजक्टाइवल सैक, ऑप्शन सी लोअर कंजक्टाइवल सैक, ऑप्शन डी कॉर्निया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लोअर कंजक्टाइवल सैक।
आई ऑइंटमेंट को हमेशा लोअर कंजक्टाइवल सेक में अप्लाई करना चाहिए टू अवॉइड इंजरी एंड अलाउ फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following anti-malarial drug is considered safe during pregnancy, especially in all trimester? निम्न में से कौन सी ऐसी एंटी मलेरियल ड्रग है जिसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ कंसीडर करते हैं सारे ही ट्राइमेस्टर के अंदर एडमिनिस्टर करने को? ऑप्शन ए प्रीमाक्विन, ऑप्शन बी क्लोरोक्विन, ऑप्शन सी डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन डी आर्टिमिथर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्लोरोक्विन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की प्रीमाक्विन की, प्रीमाक्विन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है ड्यू टू रिस्क ऑफ हेमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंट फिटस। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन को ऑल ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी के अंदर एडमिनिस्टर करना सेफ है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर ड्यू टू रिस्क ऑफ फिटल बॉर्न एंड टीथ एबनॉर्मलिटीज। उसके बाद आता है हमारा आर्टिमिथर। आर्टिमिथर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी विद कॉशन यूज में लिया जाता है। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया है ऑल ट्राइमेस्टर के अंदर सेफ कौन सी, तो वो रहेगी हमारी क्लोरोक्विन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ एंट्रीकॉर्टिड एस्पिरिन इज ट्रू? एंट्रीकॉर्टिड एस्पिरिन जो होती है उसके यूज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? ऑप्शन ए इट डिसॉल्व इन द माउथ एंड वर्क फास्टर, ऑप्शन बी इट reduces the risk of stroke more than plain aspirin, ऑप्शन सी इट minimizes gastric irritation, ऑप्शन डी इट should be chewed for quick absorption। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इट minimizes gastric irritation। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की इट डिसॉल्व इन द माउथ एंड वर्क फास्टर, यह हमारा राइट नहीं है क्योंकि यह माउथ के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्शन बी इट reduces the risk of stroke more than plain aspirin। अगर हम स्ट्रोक प्रिवेंशन में इफेक्टिवनेस को देखिए तो यह प्लेन एस्पिरिन के सिमिलर ही होती है। राइट आंसर जो कि हमारा ऑप्शन सी है। एंट्रीकॉर्टिड एस्पिरिन जो होती है इंटेस्टाइन के अंदर डिसॉल्व होती है जिसकी वजह से क्या होता है गैस्ट्रिक इरिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। लास्ट है हमारा इट शुड बी चेव्ड फॉर क्विक एब्जॉर्प्शन। एंट्रीकॉर्टिड को हम चेविंग के लिए नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए 5-year-old चाइल्ड इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी and a procedure is performed, identify the procedure। आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज के अंदर हमें प्रोसीजर दिया गया है। इस प्रोसीजर का क्या नाम है? ऑप्शन ए इंट्राओसियस इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी बोन मैरो बायोप्सी, ऑप्शन सी बोन बायोप्सी, ऑप्शन डी वेनस कट डाउन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इंट्राओसियस इन्फ्यूजन। आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं नीडल को बोन मैरो कैविटी के अंदर इंसर्ट किया गया है प्रॉक्सिमल टिबिया में टू डिलीवर फ्लूइड और मेडिकेशन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉक्सिमल टिबिया के अंदर इंसर्ट की गई है नीडल को, जहां पर आईवी एक्सेस डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल है। इमरजेंसी कंडीशन में जैसे कि शॉक, ट्रॉमा या फिर कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन है तो हम वहां पर इंट्राओसियस रूट को यूज में। और चिल्ड्रंस अंडर 6 ईयर ऑफ एज वाले जो होते हैं जहां पर कि हमारा वीनस एक्सेस नहीं पॉसिबल हो रहा है वहां पर हम इमरजेंसी कंडीशन के अंदर इंट्राओसियस एक्सेस जो होता है वो लाइफ सेविंग रूट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 65-year-old man takes aspirin daily and drinks alcohol sometime. He now has upper stomach pain, blood in vomit and black stool. What is the most likely disease? एक 65-year-old man है जो कि डेली एस्पिरिन ले रहा है और ओकेजनली या कभी कभी अल्कोहल भी लेते हैं। एट प्रेजेंट जो है उनको अपर स्टमक के अंदर पेन हो रहा है, ब्लड प्रेजेंट है वॉमिटिंग के अंदर और ब्लैक स्टूल है। तो यहाँ पर कौन सी डिजीज हो सकती है? ऑप्शन ए मैलोरी विच टीयर, ऑप्शन बी वेरिसियल ब्लीडिंग, ऑप्शन सी पेप्टिक अल्सर डिजीज, ऑप्शन डी बॉर्नहावे सिंड्रोम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पेप्टिक अल्सर डिजीज। एस्पिरिन जो होती है वो स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करती है जिसकी वजह से अल्सर फॉर्म हो सकते हैं और ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर पर्सन जो है वो अल्कोहल इंटेक कर रहा है तो उसके साथ यह जो रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है अपर स्टमक पेन, ब्लड इन वॉमिट, ब्लैक स्टूल, यह इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए नर्स इज एजुकेटिंग ए क्लाइंट ऑन वार्फेरिन थेरेपी विच स्टेटमेंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। एक क्लाइंट है जो कि वार्फेरिन थेरेपी पर है और नर्स उसको एजुकेट कर रही है। निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इंडिकेट करता है कि हमें फर्दर टीचिंग की रिक्वायरमेंट है?
Option A, I will eat green leafy vegetable in consistent amount. Option B, I will use a soft bristle toothbrush. Option C, I will take aspirin daily to prevent floats. Option D, I will get my INR checks regularly. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, आई विल टेक एस्पिरिन डेली टू प्रिवेंट क्लोट्स। क्योंकि जो एस्पिरिन होता है उससे ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज होता है। जब हमें यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है डॉक्टर के द्वारा, तब तक हमें एस्पिरिन को वारफेरिन के साथ में नहीं लेना है। क्योंकि हमें यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर पर्सन क्या कह रहा है कि एस्पिरिन को मैं डेली लूंगा, तो वो हमारा यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि हमें फर्दर टीचिंग की रिक्वायरमेंट है।